हेलो बच्चों, आज हम करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है अभी करते हैं हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसे हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, तो हम इसको प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, प्रकीर्णन प्रयोग, तो दोनों का मतलब एक ही है। अल्फा पार्टिकल के बारे में पिछली बार पढ़ा था। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका जो आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश के दुगने के बराबर होता है, और द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है लगभग। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं कि अल्फा कण क्या है। थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल बताया था उसमें पूरा धनावेशित गोला था। जो परमाणु होता है वो पूरा धनावेशित गोला होता है, और उसके अंदर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन बिखरे पड़े रहते हैं। धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। और थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को क्या बोला? प्लम पुडिंग मॉडल बोला। हम अपने समझने के लिए ज्यादा फेमस जो उदाहरण है वो तरबूज में बीज का उदाहरण है। अभी हम क्या करते हैं कि प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में देखते हैं। प्रकीर्णन प्रयोग में इसने रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी, सोने की पन्नी, जो बहुत ही पतली थी, जिसका मोटाई हम समझ सकते हैं 10⁻⁴ मिलीमीटर या 10⁻�6 मिलीमीटर, इसके अप्रॉक्स लगभग ली थी। हम इसमें से एक परमाणु के बारे में सोचते हैं, और इस साथ में ये भी सोचते हैं कि ये जो परमाणु जैसा थॉमसन ने बताया था उस टाइप का होता है। अगर ये परमाणु इस टाइप का होता है जैसा थॉमसन ने बताया, सारा धनावेश एक जगह कलेक्टेड नहीं है, सब जगह बिखरा हुआ है, पूरे परमाणु के अंदर धनावेश बिखरा हुआ है, ऐसी कंडीशन में इससे जो अल्फा पार्टिकल आएंगे वो सीधे सीधे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वास्तव में इस एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ और बातें देखने को मिलेंगी। यहाँ पीछे ZnS का पर्दा लगाते हैं। ZnS एक पदार्थ है जिसके ऊपर जब आवेशित कण आके टकराते हैं तो उसके अंदर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, और लाइटनिंग होती है, थोड़ी रोशनी उत्पन्न होती है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दिवाली के टाइम कुछ छोटे बच्चों के पटाखे मिलते हैं जिसको हम पॉप पॉप के नाम से जानते हैं। अंधेरा कमरा करके दीवार के ऊपर अगर पॉप पॉप डाली जाए तो अंधेरे कमरे में कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमने दीवार के ऊपर पॉप पॉप फेंकी तो जहां वो फटेगी, दीवार से जाके टकराएगी, वहां पे हल्की सी रोशनी उत्पन्न होगी, तो वो रोशनी हमें दिखाई देगी। इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ये बात हमने उदाहरण के रूप में समझने के लिए बताई। ZnS का पर्दा है, ये सोने का परमाणु है। ये पूरी एक गोल्ड फॉइल थी, उसमें से हमने एक ये बनाया। ZnS का पर्दा सही प्रयोग के अंदर पूरा सा सर्कुलर था, पूरा चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन हम समझने के लिए इसको इधर बना रहे हैं। ये पूरा इस गोल्ड फॉइल को चारों तरफ से कवर किए हुए था। अब हम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल बनाते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं हीलियम का नाभिक होता है, ये सारे अल्फा पार्टिकल है, और इनके ऊपर डबल प्लस होता है, ठीक है। अब जब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल गिराए गए सोने की पन्नी के ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो ये देखा गया, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन ये प्राप्त हुए कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल अप्रोक्स 99% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो थोड़े से अपने मार्ग से विचलित हुए, रिफ्लेक्ट हुए, और कुछ अल्फा कण ज्यादा बड़े कोणों से रिफ्लेक्ट हुए, विचलित हुए। ये जो दिखाई दे रहा है उसने अपना जो मूल मार्ग था उससे थोड़ा कम कोण बनाया, और इसने अपने मूल मार्ग से इसको इधर जाना था और इसने ये कोण बनाया, तो ये थोड़ा इसके लिए ज्यादा है और इसके लिए कम है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल थे जिन्होंने छोटा कोण बनाया और कुछ ने बड़ा कोण बनाया। लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जिस रास्ते से गया उस रास्ते से ये वापस लौट आया। अगर हम इनकी बात करें
तो ये 20,000 में से एक अल्फा कण है। ये संख्या बहुत ही छोटी है। और फिर वापस उसी तरीके से कुछ अल्फा पार्टिकल बड़े कण बना के विक्षेपित हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे कण बना के विक्षेपित हो गए और ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। हम ये मान सकते हैं कि लगभग 99% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए थे। तो इस प्रयोग में ऑब्जर्वेशंस क्या है, हमने देखा क्या है। पहली बात, सबसे पहली बात कि बहुत ही ज्यादा अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। थॉमसन की बात अगर माने सही है और धनावेश सारा फैला हुआ है तो ये सारे के सारे पार्टिकल एक साथ सीधे निकल जाने चाहिए। बीच में ये जो चीज दिखाई दे रही है कुछ अल्फा पार्टिकल के विचलित होने की, रिफ्लेक्ट होने की, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पहला प्रेक्षण। दूसरा प्रेक्षण क्या है, कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे कोणों से और कुछ अल्फा पार्टिकल बड़े कोणों से विक्षेपित हुए। तीसरा क्या है, लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने मूल मार्ग पर, ये जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से वापस लौट आए। इनकी संख्या या परसेंटेज देखा जाए तो बहुत ही कम। इससे निष्कर्ष क्या निकले, कंक्लूजन? निष्कर्ष पहला ये निकला कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, हम बोल रहे हैं कि लगभग 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, लगभग पूरा परमाणु खाली होता है। ठीक है। और नेक्स्ट, दूसरा, कुछ अल्फा कण थोड़े से अपने मूल मार्ग से विचलित हुए। इसका मतलब बीच में कुछ ऐसा भाग है जो अल्फा पार्टिकल को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है। ये हो सकता है कि ये पार्ट नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता तो अल्फा पार्टिकल इससे दूर नहीं जाते, प्रतिकर्षित नहीं होते, ये अल्फा पार्टिकल आके इसके अंदर गिर जाते। लेकिन अल्फा पार्टिकल इसके पास नहीं आए, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल इससे अट्रैक्ट नहीं हुए। और अल्फा पार्टिकल अगर अट्रैक्ट नहीं हुए तो ये नेगेटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। एक दूसरी बात, अब तक नाभिक की खोज नहीं हुई थी, इसलिए इसका नाम केवल धन आवेशित भाग रखा, भारी धन आवेशित। भारी इसलिए कि अल्फा कण खुद भारी होता है, उसको विक्षेपित करना, उसको प्रतिकर्षित कर पाना किसी उससे भी ज्यादा भारी भाग के लिए जरूरी। दूसरी बात वापस देखते हैं एक बार, कुछ अल्फा पार्टिकल विक्षेपित होता है, इसका मतलब बीच में भारी धनावेशित भाग है। तीसरी बात कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण वापस आया। 20,000 में से एक अल्फा कण वापस आने का क्या मतलब हुआ कि बीच में जो भारी धनावेशित भाग है, हैवीली पॉजिटिव चार्ज जो एरिया है, वो बहुत ही छोटा है। अगर ये आकार में बड़ा होता तो इससे टकरा के वापस आने वाले अल्फा कणों की संख्या ज्यादा होती। अगर बीच में जो भारी धनावेशित भाग है वो साइज में बड़ा होता तो उससे टकरा के अल्फा कण जो वापस आ रहे हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा होती। लेकिन इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। कितनी है? लगभग 20,000 में से एक है। अगर ये 20,000 में से एक है, इसका मतलब भारी धनावेशित भाग का आयतन बहुत ही कम है। अब लोग ये सोच सकते हो 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए और जो डिफ्लेक्ट हुए उसमें से भी बहुत कम, बहुत ही कम, बहुत ज्यादा कम वापस इधर आ रहे हैं। ये 180 डिग्री का कोण है, 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो गए। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, पूरे परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। एक बार तीनों वापस बोलते हैं, उसी के अनुसार देखेंगे। पहला भाग कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। दूसरी बात कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने मूल मार्ग से विचलित हुए, छोटे कोणों से, और कुछ बड़े कोणों से विचलित हुए, डिफ्लेक्टेड हुए। इसका डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब बीच में भारी धनावेशित भाग होता है, हैवी पॉजिटिव। ठीक है।
तीसरी बात कि अगर मान लो लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आता है तो ये शो करता है कि बीच में जो हैवी पॉजिटिव एरिया होता है उसका वॉल्यूम जो है, भाग जो होता है उसका जो वॉल्यूम है वो पूरे एटम की तुलना में बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। तो ये तीन बातें रही। अब आती है रदरफोर्ड की धारणाएं। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल में क्या बात कही थी? तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? धारणाएं। ठीक है, ये जो तीनों बातें बताई वो तीनों बातें एक पहली धारणा के अंदर जोड़ दी और पहली धारणा क्या बन गई? तीनों बातों का मिक्स बन गई। मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, उसके बीच में भारी धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। यहाँ पहली बार नाभिक शब्द का उपयोग हुआ तो हम ये कहेंगे कि नाभिक की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की खोज किसने? रदरफोर्ड ने की थी। तो दूसरी बात, परमाणु नाभिक का आयतन जो होता है परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। पहली धारणा एक नंबर, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, उसके बीच में भारी धनावेशित भाग होता है और जिसे हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। देखते हैं, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु के मध्य में भारी धन आवेशित भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। जिसे हम नाभिक कहते हैं। नेक्स्ट, इसी में नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। सेकेंड, अब एक बात और क्लियर है कि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। अभी तक जो बात कही गई है वो केवल नाभिक के बारे में कही गई है, और नाभिक जो होता है वो विद्युत धनावेशित हो जाता है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज भी इसमें होना चाहिए तभी तो उदासीन होगा। तो उसके लिए ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो दूसरी धारणा के अनुसार परमाणु में पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है उसकी कमियां क्या है। इसकी कमियां एक बार बता देते हैं कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, एक बात, और दूसरी बात रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। रेखीय स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के जब चारों ओर चक्कर लगाता है तो लगातार अपनी ऊर्जा का सतत रूप से कंटिन्यूअसली उत्सर्जन करता रहता है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के पास आता रहेगा और अंत में नाभिक के अंदर गिर जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि परमाणु स्थायी है, परमाणु खत्म नहीं होते, तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं कर पाया। सेकेंड,
कि इसके अंदर रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास करता है, लगातार ऊर्जा का लॉस करता है, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा लगातार बाहर निकलती रहती है। तो हमें सतत स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन इसके अंदर डिस्क्रीट मिलता है, रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है, उसकी व्याख्या ये नहीं कर सकते।